नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बीरेन्द्र चौरसिया आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग बाजार संतुलन या कीमत निर्धारण की व्याख्या करेंगे कि बाजार संतुलन क्या होता है या बाजार में किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो क्योंकि कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, इसलिए इसे मांग एवं पूर्ति का संतुलन भी कहते हैं। तो किसी वस्तु के मूल्य या कीमत निर्धारण उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति की अंतरक्रिया द्वारा होता है। सामान्यतः किसी वस्तु की कीमत निर्धारण की विवेचना पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में की जाती है, अतः इसे पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारण भी कहते हैं। यानी जो हम लोग मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा कीमत निर्धारण की व्याख्या करेंगे वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी आप लोग सिर्फ इतना जान लीजिए कि किसी भी बाजार में जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता हो उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। तो एक अर्थशास्त्री ये थे मार्शल। मार्शल से पूर्व जो कीमत निर्धारण का सिद्धांत था वो डेविड रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्री मानते थे। कीमत निर्धारण में पूर्ति पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी वो पूर्ति पक्ष द्वारा निर्धारित होगी, यानी उसके उत्पादन में जितनी लागत आएगी उसी हिसाब से उस वस्तु की कीमत निर्धारित होगी। अगले अर्थशास्त्री जीवंस और वालरा जैसे अर्थशास्त्री हैं जो कीमत निर्धारण में मांग पक्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। वह क्या कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित होगी वो उसके मांग पर निर्भर करेगी। मार्शल पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति दोनों शक्तियों द्वारा किया गया। तो मार्शल कहते हैं कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण मांग एवं पूर्ति दोनों द्वारा होता है। इसमें कौन सा महत्वपूर्ण है इस संबंध में नहीं कहा जा सकता है। जैसे अगर कागज के एक टुकड़े को हमें काटना हो, तो अगर हम कैंची से काट रहे हो तो हमसे पूछा जाए कि कैंची का कौन सा फलक, ऊपर वाला सिरा या नीचे वाला सिरा, कौन सा टुकड़ा कागज को काट रहा है, तो दोनों सिरे समान रूप से काट रहे हैं। तो इसी तरह मार्शल कहते हैं कि कीमत निर्धारण में मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों की समान भूमिका होती है, उसी तरह जैसे कैंची का एक फलक एक कागज को काटता है। तो प्रश्न ये उठता है, हम किसी वस्तु की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता होती है। इसी तरीके से हम किसी वस्तु की मांग करते हैं, उसकी कीमत देते हैं, क्योंकि उस वस्तु में उपयोगिता होती है। इसी तरह से जो उत्पादक किसी वस्तु की पूर्ति करता हो, किस आधार पर उस वस्तु की कीमत मांगता है? उसकी उत्पादन लागत के हिसाब से। क्यों? एक वस्तु के उत्पादन में कुछ लागत आती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि संतुलन मूल्य या बाजार मूल्य क्या होता है। संतुलन मूल्य या बाजार कीमत उस कीमत को कहते हैं जिस पर वस्तु की बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है। यानी संतुलन कीमत का निर्धारण कहाँ पर होगा? जहाँ पर बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति को। यानी किसी वस्तु की बाजार में कुल कितनी मांग की जा रही है और उसकी कुल कितनी पूर्ति हो रही है, वो जिस बिंदु पर बराबर हो जाएगा उसी बिंदु पर बाजार मांग का निर्धारण हो जाएगा, वही संतुलन कीमत होगी। अब प्रश्न उठता है कि जो वस्तु की मांग है वो कीमत निर्धारण करती है, तो हम लोग वस्तु की मांग और वस्तु की मांग वक्र का निर्धारण यहाँ कर लेते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि हम लोग किसी वस्तु की मांग क्यों करते हैं? क्यों हम कोई वस्तु खरीदते हैं? यानी अगर हम मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? साबुन खरीद रहे हैं क्यों खरीद रहे हैं? फल सेब खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? मोटर कार खरीद रहे हैं क्यों? क्योंकि वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है। यानी हम जितनी वस्तुएं खरीदते हैं, जितनी वस्तुओं की मांग करते हैं, उनसे हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है, हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हम उसको कीमत देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक कितना मूल्य देंगे? यानी अगर हम एक कार खरीदने जा रहे हैं तो हम किसी कार के लिए अधिक से अधिक कितना मूल्य देंगे, या एक घड़ी खरीदने जा रहे हैं किसी घड़ी के लिए अधिक से अधिक कितना मूल्य देंगे। ये बताएगा कि उस वस्तु के लिए हमारे
लिए सीमांत उपयोगिता कितनी है, यानी उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमारे लिए जितनी अधिक होगी, हम उस वस्तु के लिए उतनी ही कीमत देंगे। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप बहुत भूखे हों, बहुत तेज़ भूख लगी हो, खाने का कोई ऑप्शन ना हो, तो एक आदमी हो जो बहुत महँगा खाना दे रहा हो, 1000 रुपए थाली, तो क्या करेंगे? क्योंकि आपके लिए भूख बहुत इम्पोर्टेंट है, भूख बहुत तेज़ लगी है, बिना भूख के आप चल नहीं पा रहे हैं, आप थक गए हैं एकदम, तो खाना ज़रूरी है। तो खाने की सीमांत उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो उस खाने के लिए आप 1000 कीमत भी देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन अगर आपका पेट भर गया, तो अगली थाली के लिए आप पैसा देने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये सीमांत उपयोगिता है। दूसरा और है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माँग का नियम। वस्तु की माँग में माँग का नियम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माँग का नियम क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत जितनी अधिक होगी, उसकी माँग उतनी ही कम होगी, कीमत जितनी कम होगी, उसकी माँग उतनी ही अधिक होगी। यानी माँग का नियम बताता है किसी वस्तु की माँग और उसकी कीमत के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। यानी जब किसी वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी, यानी वस्तु महँगी होगी, उसको हम कम खरीदेंगे। सेब अगर 400-500 रुपए किलो हो जाएगा तो कम खाएँगे, और कीमत कम हो जाए, सेब 80 रुपए किलो हो जाए तो हम ज़्यादा खाएँगे। यानी माँग का नियम भी माँग को डिफाइन करता है। तो हम लोग इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। अगर रेखा चित्र को हम लोग देखें तो डी इस रेखा चित्र में हम लोग माँग वक्र की व्याख्या किए हैं। इस रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। डी वक्र एक माँग वक्र है, ठीक है। डी वक्र माँग वक्र है। डी वक्र जब कीमत P है, ये वाली कीमत है, तो हम लोग M1 बिंदु पर संतुलन में हैं और Q1 मात्रा का क्रय कर रहे हैं या उपभोग कर रहे हैं। मान लीजिए किसी कारणवश जो P कीमत से बढ़कर P1 कीमत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? कीमत बढ़ गई तो वस्तु की मात्रा कम कर देंगे, यानी अब हम M बिंदु पर संतुलन में होंगे और Q मात्रा का क्रय करेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ही कीमत P से बढ़कर P1 हो जा रही है, हमारी वस्तु की मात्रा घटकर Q से Q1 हो रही है। अगर पहले इतनी मात्रा का उपभोग करते थे तो इतनी, यानी माँग का नियम बता रहा है कि जैसे-जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, वैसे-वैसे उस वस्तु की मात्रा घटेगी। यही माँग वक्र भी बताता है, यानी माँग वक्र का हम लोग विश्लेषण कर लिए। अब वस्तु की कीमत निर्धारण में दूसरा महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूर्ति वक्र की या वस्तु के पूर्ति की। तो अब सवाल उठता है कि पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी किसी वस्तु की पूर्ति या किसके द्वारा बेचा जाएगा? उत्पादक के द्वारा पूर्ति की जाएगी। उत्पादक वस्तु को बनाएगा और बेचेगा। अब यहाँ भी 2 प्रश्न उठते हैं कि कोई उत्पादक वस्तु की पूर्ति क्यों करेगा और किसी वस्तु को न्यूनतम कितनी कीमत तक वो बेचने के लिए तैयार रहेगा। तो वस्तु की पूर्ति क्यों करता है? कोई उत्पादक किसी वस्तु को क्यों बनाता है? क्योंकि उसे लाभ कमाना है। यानी उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? लाभ अधिकतम करना। जैसे उपभोक्ता का उद्देश्य हम लोग देखे थे उपयोगिता अधिकतम करना, यानी कोई वस्तु उसे उपयोगिता दे रही है इसलिए उसे खरीद रहा है। यहाँ कोई वस्तु बेच क्यों रहा है? क्योंकि उससे लाभ मिल रहा है। किसान खेती करता है गेहूँ, तो गेहूँ बोएगा या चना जिसमें उसे ज़्यादा लाभ होगा। आम लगाएगा का अमरूद जिसमें उसे ज़्यादा लाभ होगा। अब दूसरा प्रश्न इसमें है कि कोई भी उत्पादक जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, अपनी वस्तु के लिए न्यूनतम कितना मूल्य ले सकता है? ये बताएगा वस्तु की सीमांत लागत। सीमांत लागत मतलब एक वस्तु को पैदा करने की जो लागत है। मान लीजिए कोई उत्पादक है, तो 100वीं वस्तु बनाता है। अगर उसके 100वीं वस्तु बनाने की सीमांत लागत 80 रुपए है, तो 100वीं वस्तु को कम से कम 80 रुपए में बेचेगा या उससे ज़्यादा में। क्यों? क्योंकि 80 रुपए का उसको खर्चा आ रहा है, तो 90-100 में कुछ भी बेच सकता है। तो यानी कितना मूल्य लेगा किसी वस्तु के लिए, उसमें सीमांत लागत की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, यानी वो वस्तु कितने में उत्पादित कर रहा है। तो इसकी व्याख्या हम लोग पूर्ति नियम के द्वारा भी कर सकते हैं। तो पूर्ति का नियम क्या बताता है? पूर्ति का नियम बताता है कि किसी वस्तु की पूर्ति और उसके कीमत के मध्य सीधा संबंध होता है। यानी यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी।
यानी अगर इस बार लहसुन पता चल रहा है कि बहुत महँगा बिकेगा, यानी लहसुन की कीमत ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग लहसुन का उत्पादन बढ़ा देंगे। इसी तरीके से अगर कीमत कम होगी, तो पूर्ति भी कम होगी। अगर पता चल जाए कि इस बार आलू बहुत सस्ती बिकेगी, तो हम लोग आलू नहीं बोएँगे, यानी आलू की पूर्ति कम हो जाएगी। यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति के मध्य सीधा या धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। पूर्ति का मतलब पूर्ति कैसे होगी? उत्पादन द्वारा। किसके द्वारा की जाएगी? उत्पादक द्वारा। इसे हम लोग रेखा चित्र 2 के माध्यम से समझ सकते हैं। रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मात्रा, y अक्ष पर वस्तु की कीमत को प्रदर्शित किया गया है। एस वक्र एक पूर्ति वक्र है, जो दिखा रहा है कि जब वस्तु की कीमत P1 है, तो वस्तु की पूर्ति या उत्पादन Q1 के बराबर है, यानी इतना उत्पादन है जब कीमत P1 के बराबर है। मान लीजिए किसी कारण से यदि कीमत बढ़कर P2 हो जाती है, यानी कीमत यहाँ से बढ़कर यहाँ चली जाती है, इतनी कीमत बढ़ जा रही है, तो मात्रा भी Q से बढ़कर Q1 से बढ़कर Q2 हो जा रही है, यानी इतनी मात्रा से बढ़कर इतनी हो जा रही है। तो यहाँ पर जो यशस वक्र है कैसे है? ऊपर चढ़ता हुआ वक्र है, जो दिखा रहा है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य सीधा पूर्ति की गई मात्रा के मध्य सीधा संबंध होता है। अब हम लोग मांग एवं पूर्ति वक्रों के द्वारा संतुलन कीमत निर्धारण की व्याख्या करेंगे। कैसे संतुलन कीमत निर्धारित होती है? वह कीमत जिस पर वस्तु की मांगी गई मात्रा वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है, उसे संतुलन कीमत कहते हैं। यानी वस्तु की पूर्ति और मांग जहाँ पर बराबर हो, या दूसरे शब्दों में बाजार कीमत वह कीमत है जिस पर मांग एवं पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग रेखा चित्र 3 के द्वारा कर सकते हैं। रेखा चित्र 3 में जो है एस वक्र है, एक ऐसा वक्र है। एस वक्र एक पूर्ति वक्र है, डी वक्र एक मांग वक्र है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। डी वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ है। मांग वक्र जो बताता है जैसे जैसे कीमत कम होगी मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। एस वक्र पूर्ति वक्र है, जो दिखा ऊपर चढ़ता हुआ है, जो दिखाता है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वस्तु की पूर्ति बढ़ेगी। तो डी और एस वक्र एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, जो संतुलन कीमत है, यानी P0 संतुलन कीमत है, और उस पर Q मात्रा का उपभोग किया जा रहा है। यानी P1 कीमत P0 कीमत पर Q मात्रा का उत्पादन एवं उपभोग किया जा रहा है, यानी इतनी वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति की जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि संतुलन कीमत से ई से या P0 से विचलन हो जाए, तो क्या संतुलन कीमत निर्धारित हो जाएगी पुनः या नहीं? अब हम लोग एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं। मान लेते हैं कि जो कीमत P0 है, ये P0 से बढ़कर P2 हो जाए, तब क्या होगा? अगर कीमत P0 से बढ़कर P2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो वस्तु की मांग है, देखिए डिमांड कर्व है ना, डिमांड कर्व को ये काट रहा है। वस्तु की मांग P2A हो जाएगी, या इसको नीचे करेंगे, यही QA कर दिए हैं, OQA हो जाएगी। और वस्तु की पूर्ति कितनी होगी? P2B के बराबर। यानी मांग सिर्फ इतनी वस्तुओं की हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूर्ति इतनी हो रही है, यानी A और B के बराबर अतिरिक्त पूर्ति हो रही है। देखिए इतनी अतिरिक्त पूर्ति हो रही है जिसको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उत्पादक का इतना सामान नहीं बिकेगा ए बी के बराबर। अगर नीचे देखेंगे तो क्यू ए और क्यू बी के बराबर हो जाएगी, इतना सामान नहीं बिकेगा। जब आपका सामान नहीं बिकेगा तब आप क्या करेंगे? कहेंगे हम इसे कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार हैं। अगर बाजार में कीमत 50 रुपए है, हम 40-30 में भी बेचेंगे। यानी ये कीमत गिरना शुरू हो जाएगी। कब तक गिरेगी? जब तक बाजार में संतुलन कीमत नहीं पा जाता है, यानी तब तक गिरेगी जब तक मांग एवं पूर्ति बराबर नहीं हो जाते, यानी P0 पर पुनः वापस नहीं आ जाता है। इसी तरीके से दूसरी स्थिति है कि मान लीजिए कीमत P0 से कम होकर P1 हो जाए, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे हैं, तो ये वक्र किसको काट रहा है? यहाँ पर सप्लाई वक्र को एस पे काट रहा है, यानी QC के बराबर या C के बराबर सप्लाई होगी, यानी सप्लाई मतलब पूर्ति। उसके अलावा मांग कितनी होगी? यहाँ इस वक्र को यहाँ पर काट रहा है D पे, यानी
डी के बराबर या क्यू डी के बराबर मांग होगी। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो उत्पादक पूर्ति कर रहा है वो सिर्फ इतनी वस्तुओं की कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक, जबकि वस्तुओं की मांग क्या है, इतनी है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तुओं की अतिरिक्त मांग है, यानी इतनी मांग है जिसको उत्पादक पूरा ही नहीं कर पा रहा है। यानी इतना सामान लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन कोई बेचने के लिए नहीं तैयार है। तो जब हम सामान खरीदना चाहते हैं, उत्पादक नहीं बेच रहा है, तो क्या करेंगे? कहेंगे कि हमें सामान महँगा दे दो, यानी कीमत बढ़ने लगेगी। कीमत तब तक बढ़ेगी जब तक पी 0 पर नहीं पहुँच जाती, यानी ई बिंदु संतुलन का बिंदु होगा, जो एक अस्थायी संतुलन का बिंदु होगा। इसी को हम लोग नीचे व्याख्या दिए हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है, मांग एवं पूर्ति वक्रों में विवर्तन। तो मांग एवं पूर्ति वक्रों के विवर्तन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस आज की क्लास इतनी ही। धन्यवाद।